नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ट्रियाकल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर शुभाशीष जी से। तो शुभाशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। शुभाशीष जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रियाकल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का क्या कंसेप्ट है और ये कैसे लोगों को सर्व कर रहा है। देखिए, ट्रियाकल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड मेनली डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी में काम करते हैं। मतलब हमारा जो डिजिटल सिस्टम्स अटैक होता है उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली अटैकर्स को फूल करते हैं, हैकर्स को फूल करते हैं ताकि आपका सिस्टम अटैक ना हो और वो फेक सिस्टम्स को अटैक करे। डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी है क्या और कैसे इसके माध्यम से डिफेंस करते हैं? डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी आप मान सकते हो एक ढाल की तरह है। तो दुश्मन जब तलवार चलाता है आप ढाल लेके जो है प्रोटेक्ट करते हो, वैसे ही डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी में से बहुत सारे टूल्स होते हैं और हम जो है एक ऐसा ही टूल बनाए हैं जिसका नाम है हनी पॉट, जिससे जो है अटैकर्स को हम उलझाते हैं फेक एसेट्स में और ये फेक एसेट्स कस्टमाइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। हनी पॉट्स क्या है और इसके माध्यम से आप कैसे डिसीव करते हैं अटैकर्स को? मान लीजिए आपके पास एक नॉर्मल नेटवर्क है जहाँ पे आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो, उसमें कुछ डेटा होगा, उसमें कुछ एप्लीकेशंस रन कर रहे होंगे। हम क्या करते हैं, हम वैसा ही टाइप के एप्लीकेशंस का डमी बनाते हैं। डमी बना के आपके नेटवर्क के अंदर बिठा देते हैं, जस्ट लाइक स्लीपर सेल्स। नेटवर्क के अंदर वो बैठे रहते हैं, जब अटैकर्स कुछ अटैक करने के लिए आते हैं तब वो स्लीपर सेल्स पे अटैक करते हैं। ओके, वो सामने दिखाई देते हैं। एग्जैक्टली, जिससे कि अटैकर्स डिसीव होते हैं। और क्योंकि उन्होंने डिसेप्शन पे अटैक किया है तो हमें पता चल जाता है कि कोई आया है और हमारे वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करके हमें अटैक करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में जो अटैकर्स होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि वो डमी मॉडल पे अटैक कर रहे हैं, एक्चुअल मॉडल पे नहीं। एग्जैक्टली। तो ये काम किस तरीके से करता है? देखिए, यहाँ पे क्या होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है डिसेप्शन का, ये महाभारत के टाइम से आया है। ठीक है, वारफेयर में हमेशा डिसेप्शन यूज हो रहा है जी बिल्कुल, पहले से। अब यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली अगर आप ये जानना चाहोगे कि काम कैसे एग्जैक्टली कर रहा है, डिसेप्शन में जैसे हम वो फेक सर्विसेज जो हम बनाते हैं ना, उसको कस्टमाइज करना होता है और हमने एक एआई बनाया है जो ये कस्टमाइज करता है। वो पहचानता है सारे नेटवर्क के अंदर जो भी है उसके हिसाब से जो है उसको कस्टमाइज करते हैं। वो बेसिकली ऐसे ही काम करता है, एआई काम करता है रादर देन अ ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर सिस्टम में वल्नरेबिलिटी या वीकनेसेस क्या क्या होती हैं जिस पे अटैकर्स का ध्यान रहता है उन पे अटैक करने के लिए? देखिए, वल्नरेबिलिटीज़ और वीकनेसेस ऐसे बहुत तरीके के होते हैं। जितने सॉफ्टवेयर्स है उतने वल्नरेबिलिटीज़ है, एन नंबर ऑफ वल्नरेबिलिटीज़ है। और जितना डिजिटल इंफ्रा ग्रो हो रहा है उतना वल्नरेबिलिटीज़ बढ़ भी रहे हैं और उसका जो है तोड़ भी नहीं निकल रहा है, पैच भी निकल रहा है। तो कुछ मेजर वल्नरेबिलिटीज क्या लगती हैं आपको जिस पे अटैकर्स का ध्यान रहता है हमेशा अटैक करने के लिए? जैसे कुछ मिस कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका प्रोडक्शन का सर्वर में, या फिर मान लीजिए किसी ने कहीं पे एक वीक पासवर्ड रख दिया, या फिर कोई ऐसा एक्सप्लॉइट, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर के अंदर ही कोई ऐसा बग, कोई ऐसा गलती जब वो डेवलप करते वक्त हुआ था जिससे अटैकर अंदर आ गया, जिसको हम आरसी कहते हैं, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। रिमोटली एप्लीकेशन के अंदर कोड को एग्जीक्यूट करना। जैसे जैसे डिजिटल वर्ल्ड बढ़ रहा है तो डिजिटल वर्ल्ड के बढ़ने के साथ वल्नरेबिलिटीज भी बढ़ रही हैं डिजिटल वर्ल्ड में। तो इन सब को लेकर आपका क्या व्यू पॉइंट है और इन सभी में आपका स्टार्टअप किस तरीके से एक रोल प्ले कर पा रहा है? देखिए, हम लोग जो है इस फैक्ट से छुप नहीं सकते कि वल्नरेबिलिटीज़ आएंगे और अटैकर्स भी अटैक करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो स्टार्टअप का प्रोडक्ट है ये हेल्प करता है। अगर आपके पास वल्नरेबिलिटीज़ है, और ये होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम वल्नरेबल है, तो इवन इफ़ यू आर वल्नरेबल तो भी जो है यू शुड बी एबल टू डिफेंड योर सेल्फ। आप अपने आप को डिफेंड मतलब करना ज़रूरी होता है। आपके पास एक ढाल होना चाहिए। तलवार भी है, सब कुछ है, ठीक है, बट वो ढाल इंपॉर्टेंट है और हम वो ढाल प्रोवाइड करते हैं। तो हनी पॉट और डिसेप्शन के माध्यम से आप किस प्रकार से इनके इस्तेमाल से जो अटैकर्स हैं उनको डिसीव करते हैं और उसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं? देखिए, ये जो हमारा एआई है, ये एआई अटैकर्स का बिहेवियर को स्टडी करता है
कि अटैकर क्या क्या कर रहा है नेटवर्क के अंदर, क्या करने की कोशिश कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो डिकॉयज को प्लेस करता है, ये डिसेप्शन को प्लेस करते हैं, ये हनी पॉट्स को प्लेस करते हैं। अब क्योंकि ये एआई है, इसको पता रहता है कि अटैकर क्या करने की कोशिश कर रहा है, कौन सा सिस्टम एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, उसको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या डेटा चाहिए, और वो अपने हिसाब से वैसा ही डेटा जो है फेक डेटा रख देता है। अब यही है कि अटैकर अगर अटैक करने के लिए आ रहा है, इसका मतलब उसको कुछ पर्टिकुलर चीज चाहिए, हम उसको वही पर्टिकुलर चीज देते हैं बट इन अ फेक वे। ओके, हनी पॉट के बारे में आपने बताया कि एक डिसेप्टिव वर्ल्ड है, जस्ट लाइक द जो एक्चुअल चीज़ है उसी का एक डिसेप्टिव मॉडल है। तो क्या डिसेप्शन भी सेम चीज़ है या थोड़ा अलग है? डिसेप्शन टेक्नोलॉजी है और हनी पॉट जो है उसके अंदर एक टूल है। डिसेप्शन इस पूरा कॉन्सेप्ट को डिसेप्शन कहते हैं कि हम किसी को डिसीव कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। यहाँ पे हम अटैकर्स को धोखा दे रहे हैं और हनी पॉट एक टूल है जिसके माध्यम से वो धोखा दिया जाता है। ओके, तो इन दोनों के इस्तेमाल के लिए जब आप मार्केट में जाते हैं लोगों के पास, तो क्या लोगों के मन में ऐसा कोई डाउट आता है कि कैसे मतलब ये दोनों चीज़ें एक्चुअल में सक्सेसफुल हो पाती हैं? क्या उनके कोई व्यू पॉइंट चैलेंजेस भी होती हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं? बिल्कुल, ये बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। कोई बोलता है कि मैं अपने सिस्टम में क्यों जानबूझ के वल्नरेबिलिटी डालूं, वीकनेस डालूं, ये डिसेप्शन डालूं, बट ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आपके पास कोई ऐसा वीकनेस है जिसके बारे में आपको पता नहीं और अटैकर उसको एक्सपेक्ट करके आ रहा है, आप जो है आपका नेटवर्क जो है पूरा खाली मैदान की तरह है। तो अगर ये डिसेप्शन नहीं रहेगा, अगर वो जाल नहीं रहेगा तो फिर जो है अटैकर्स एक्चुअल मॉडल पे अटैक करेंगे, कोई हिट लेने वाला नहीं होगा। डिसेप्शन हिट ले लेता है, हनी पॉट्स हिट लेता है और आपको डिफेंड करता है। आपने आईआईटी कानपुर में एज अ रिसर्च इंजीनियर ज्वाइन किया था साइबर डिफेंस सिक्योरिटी में, तो फिर वहाँ से आपने स्टार्टअप की तरफ किस प्रकार से रुख मोड़ा? देखिए, आईआईटी कानपुर में जब मैंने ज्वाइन किया एज अ डिफेंसिव सिक्योरिटी इंजीनियर, तो उस टाइम पे हम रिसर्च कर रहे थे इन डिफरेंट टॉपिक्स, स्टार्टिंग फ्रॉम मेलवेयर एनालिसिस, डिसेप्शन टेक्नोलॉजी, हनी पॉट्स पे। तो ये जो रिसर्च जब हम कर रहे थे तब हमने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किए, और जब हम एक अल्फा लेवल का डिसेप्शन का प्रोडक्ट बना लिया, एक ठीक ठाक लेवल पे आ गया, तो उस टाइम में हमने डिसाइड किया हमारे प्रोफेसर्स के हेल्प से कि हमें इसका एक इंडस्ट्रियल यूज केस बनाना चाहिए थ्रू अ स्टार्टअप। तो गैप आइडेंटिफिकेशन आपको कब और कैसे हुई? कब लगा कि ऐसा कोई गैप एग्जिस्टिंग है अपने रिसर्च के दौरान जिसको आपको फिल करने की आवश्यकता है? देखिए, जब हम रिसर्च कर रहे थे ना, तब हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला। वो फैक्ट है कि the time it takes for an organization to figure out and report there is a data breach is 277 days। ये IBM का एक रिपोर्ट है। अगर आप इसका मतलब अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपका कोई डेटा ब्रीच हुआ है, तो आपको 277 दिन लगते हैं उसको फिगर आउट करने में कि कुछ हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस का IP लॉस से स्टार्ट करके ब्रांड वैल्यू डैमेज से स्टार्ट करके बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होता है। तो ये जो गैप है, इसको ही हमने पहले आइडेंटिफाई किया, और इसके ऊपर ही हमने फिर इसका सोल्यूशन निकालना स्टार्ट किया कि इसको हम मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। तो ये कब हुआ आपके रिसर्च पीरियड के दौरान? ये आप मान सकते हो अराउंड 2020 से हमने 19-20 से हमने जो है इस पे काम करना स्टार्ट किया था। उस टाइम पे हमें इसका एक ये स्टैटिस्टिक्स मिला था और इस पे फिर हमने काम करना स्टार्ट किया। मतलब कुछ स्पेसिफिक ऐसा आपके सामने आया कि आपको लगा कि ये गैप है? हाँ, ऑफ कोर्स। देखिए, जब हम कोई भी सिस्टम को रखते हैं इंटरनेट पे या कहीं पे भी, तो आपको मतलब दिखेगा कि वहाँ पे जो है अटैक हो रहा है। तो जब वो अटैक हो रहा है ना, आपको सामने जब दिखता है, तो वहीं से क्यूरियोसिटी बढ़ने लगता है कि ये अटैक क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये अटैक पहले कहाँ हुआ था। ये सब जो है स्टैटिस्टिक्स जानते जानते जो है हमने फिर इस नतीजे पे पहुंचा। और ये एक IBM का रिपोर्ट है जो कि बहुत ही फेमस कंपनी है, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है। आपने मैलवेयर एनालिसिस एंड अदर चीज़ों पे भी काम किया अपने रिसर्च के दौरान इन IIT कानपुर, तो इन सभी रिसर्च को आपने किस प्रकार से कंडक्ट किया और क्या आउटकम्स आपको समझ में आए इस रिसर्च को करने के बाद?
देखिए, ये रिसर्च करने के लिए हमारे जो प्रोफेसर्स थे, प्रोफेसर संदीप शुक्ला एंड प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल, हमने C3I सेंटर में, जो कि रिसर्च लैब है IIT कानपुर के, वहाँ पे जो है काम करना स्टार्ट किया। वहाँ पे हम जो है मैलवेयर्स कलेक्ट करते थे, उसको एनालाइज करते थे, उससे छेड़खानी करते थे कि अंदर क्या है, कैसे काम कर रहा है, ये सब। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं सैंड बॉक्सिंग से स्टार्ट करके स्टैटिक एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस, हाइब्रिड एनालिसिस, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। तो हमने ये सारे टेक्निक्स इम्प्लीमेंट किए, इस पे AI लगाया, इस पे नॉवेल टेक्निक्स लगाए। उसके बाद हमने उस रिसर्च को बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में हमने पब्लिश किया, कॉन्फ्रेंस जर्नल, सब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और जर्नल में हमने पब्लिश किया। तो इन रिसर्च आउटकम्स से आपको क्या समझ में आया, क्या मतलब समझ आया इस रिसर्च को करने के बाद? देखिए, ये जो रिसर्च है, इसके बाद ही हमें पता चला कि समस्या कितना गंभीर है और हम ऐसा कोई सिस्टम कैसे बना सकते हैं, उसका हमें आइडिया मिलने लगा थोड़ा। एग्जैक्टली क्या समस्या आपको फिगर आउट हुई इस रिसर्च देखिए, में? हाँ, जब हम मैलवेयर एनालिसिस कर रहे थे, तब हम मैलवेयर का बिहेवियर देख रहे थे, राइट? वो कैसे काम करता है, नहीं करता है। तो जैसे मैलवेयर काम करता है, वैसे सिमिलरली एक अटैकर काम करता है, क्योंकि अटैकर ने मैलवेयर को बनाया है। तो वो सारे सिस्टम्स में जाके देखता है कि क्या है, नहीं है। तो उसी वक्त हमें आइडिया आया कि हम यहाँ पे डिसेप्शन लगा के इसको एक बहुत हद तक रोक सकते हैं। और इन रिसर्च आउटकम्स का इस्तेमाल या यूज़, इन एक्सपीरियंसेस का यूज़ आपने अपने स्टार्टअप में किस प्रकार से करा? तो ये जो हमें इससे जो एक्सपीरियंस मिला, फिर हमने जो है इस पे काम करना स्टार्ट किया कि हमारे स्टार्टअप का इस हनी पॉट वाला प्रोडक्ट के लिए कि हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। फिर हमने फिर AI बनाया यूजिंग वेरियस डेटा सेट्स। बहुत हमें मार्केट में बहुत सारे ओपन सोर्स डेटा सेट मिले, हमने खुद भी बहुत सारे ऐसे डेटा सेट्स बना के फिर हम जो है ये डिसेप्शन का एक AI मॉडल बना के एक POC लेवल का अल्फा लेवल का हमने एक प्रोडक्ट बनाया। उसके बाद ही हम जो है स्टार्टअप इनकॉर्पोरेट किया, उसके बाद ही धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। आपने अपनी स्टार्टअप प्रोडक्ट का प्रूफ ऑफ कंसेप्ट किस प्रकार से डिजाइन किया? देखिए, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का 2 स्टेज हमारा था। पहला था जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था, अल्फा वर्जन, मतलब हाँ, इस एक वर्जन है जिसको हम इंडस्ट्री रेडी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो है अप्रोक्सीमेटली मई 2021 के आसपास हमारा बन चुका था। उसके बाद हम IIT कानपुर में इंक्यूबेट हुए, उन्होंने हमें फंडिंग दिया, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। उसके बाद हमें 2 साल के आसपास लगा इसको जो है सक्सेसफुली एक इंडस्ट्रियल रेडी POC करने के लिए, जहाँ पे हमने खूब रिसर्च किया, ठीक है, खूब जो है मेहनत करके बहुत सारे पेपर्स पब्लिश किए, ऊपर से बहुत सारा डेटा सेट्स बनाए खुद के, और फिर ये POC हुआ। अपनी स्टार्टअप को आप इंडस्ट्रियल स्टेज पर लेकर कैसे आए, किस प्रकार का ये जर्नी रहा और इंडस्ट्री रेडी आपने अपनी स्टार्टअप को कैसे किया? तो सबसे पहले तो ये जो AI मॉडल्स बनाना होता है, ठीक है, इसके बारे में हमने और डीप में रिसर्च करना स्टार्ट किया। उसके बाद कि ये हमने देखा कि मार्केट में लोग इसको कैसे और कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो है इस पे और हमने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि कैसे टाइप के अटैक्स होते हैं, कैसे टाइप्स के डिफेंसेस होते हैं उसके पॉसिबल। उसको हमने एम्यूलेट किया। एम्यूलेशन करने के बाद, एम्यूलेशन मतलब उसको ही रिक्रिएट किया अपने एनवायरनमेंट में। फिर वहीं पे हमने डिसेप्शन डाल के देखा कि अटैकर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, नहीं कर रहे, ठीक है। तो ऐसे ही मल्टीपल स्टेजेस थे इस रिसर्च के, और इस हिसाब से ही जो है हम एक स्टेज तक पहुंचे जब हम जो है इंडस्ट्री में रेडी करने के लायक हुए। IIT इलाहाबाद के IEEE CICT कॉन्फ्रेंस में आपके इस रिसर्च पेपर को अवार्ड भी मिला था। तो इसके बारे में हमें कुछ बताएं कि किस प्रकार से आप यहाँ तक पहुँचे और ये अचीवमेंट ने क्या रोल प्ले करा आपके स्टार्टअप ग्रोथ में? देखिए, यहाँ तक पहुँचने का जो जर्नी है, इट इज़ ऑल अबाउट रिसर्च एंड सपोर्ट फ्रॉम आवर प्रोफेसर्स एंड गाइड्स। अगर वो लोग नहीं रहे थे तो ऑफ कोर्स इतना आगे नहीं बढ़ पाते हम लोग। टीचर्स है एट द एंड। और ऊपर से ये जो रिसर्च का एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस हमें बहुत हेल्प किया स्टार्टअप में ये AI मॉडल्स बनाने के लिए, सोचने के लिए, मतलब उस तरीके से सोचने के लिए जिसको हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कहते हैं। ये बहुत हमें जो है हेल्प मिला, ये सब जिसको अवार्ड मिला। एग्जैक्टली। तो मतलब इसका क्या ये रोल प्ले रहा आपके स्टार्टअप ग्रोथ में?
देखिए रोल प्ले मतलब ये जो एक्सपीरियंस हमें वहाँ से मिला, उसके बाद हम उस एक्सपीरियंस को जो है लेके उसके साथ साथ हमने जो काम किया था उस काम को भी लेके उसको और अच्छा कैसे किया जाए, और अच्छा हम एआई मॉडल कैसे बनाएं, और अच्छा एमुलेशन कैसे करें, और अच्छा डिसेप्शन कैसे करें, इसका जो है हमने फिर रिसर्च स्टार्ट किया, काम स्टार्ट किया। क्योंकि हमें एक अवार्ड ऑलरेडी मिला था, वो एक इनफ मोटिवेशन था उसको स्टार्ट करने के लिए। आईआईटी कानपुर के इंक्यूबेशन लैब और रिसर्च सेंटर से आपको ग्रांट्स भी मिले, इसके बारे में भी हमें कुछ बताएं कि आप इन रिसर्च ग्रांट्स तक कैसे पहुंचे। देखिए सबसे पहले तो इनके एड्स निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि एनी गवर्नमेंट स्कीम इनका एड्स निकलता है। तो हाँ, सबसे पहले हमने ऐड देखा, ऐड देख के फिर वहाँ पे अप्लाई किया। सबसे पहले तो मन बना लिया कि हाँ अप्लाई करना है। उसके बाद जो है के साथ ही हाँ उसके बाद एक पार्टनर को जोड़ा, 2 पार्टनर्स को जोड़ा, उसके बाद हमने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद जो है एक पिच डेक होता है, पिच डेक भी सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद एक पैनल उन्होंने ऑर्गेनाइज किए थे, बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स थे, बहुत सारे लोग थे जो इसमें बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। तो उनको हमें पिच करना पड़ा ये पूरा प्रोडक्ट। उसके बाद उन्होंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए, उसके बाद हुआ हमारा सिलेक्शंस। तो आपके स्टार्टअप में को फाउंडर्स भी जुड़े हुए हैं जैसा कि अभी आपने बताया, तो को फाउंडर से आपकी मुलाकात कब और कैसे हुई? देखिए हमारे साथ जो है 2 को फाउंडर्स है, मिस्टर शुभजीत मान्ना और मिस्टर पार्थो दास। सो शुभजीत मेरा स्कूल का फ्रेंड है और पार्थो जो है शुभजीत के साथ पहले काम करता था एक ऑफिस में। ओके तो इसके बाद अगर हम आपसे जानना चाहें कि और भी कंपनीज होंगी जो सिमिलर प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रही होंगी, तो आपका स्टार्टअप किस प्रकार से लोगों को एक यूनिक स्टैंड दे पा रहा है? देखिए हमारा यूएसपी जिसको यूनिक स्टैंड बोलते हैं वो बेसिकली है ये एआई बेस्ड डिसेप्शन, जो एआई खुद कर लेता है ऑटोमेटिकली और अटैक होने से पहले हम डिटेक्ट करते हैं, ना कि अटैक होने के बाद। तो ये बेसिकली हमारा यूनिक स्टैंड पॉइंट है। ट्रियाकल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम काफी अलग साउंड हो रहा है। क्या सोचकर आपने ये नाम रखा? क्या कंसेप्ट या थॉट प्रोसेस थी इस नाम को रखने के पीछे? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे हम ट्रियाकल, हाँ, ट्रियाकल का जो नाम है, ट्रियाकल अगर आप देखोगे, अगर आप गूगल करोगे, वो बेसिकली एक सिरप होता है जो कि चीनी को गर्म करके उसके साथ पानी मिला के गाढ़ा बहुत ही स्वीट सा एक सिरप बनता है, वो ट्रिकल होता है, ठीक है। तो अगर आप उस सिरप को ऐसे बाहर कहीं पे रख दो, मक्खी आने लगेगी, राइट। सिमिलरली हमारा प्रोडक्ट आप अगर कोई नेटवर्क में रख दो, वहाँ पे अटैकर्स अट्रैक्ट होता है, वहाँ पे अटैकर्स आते हैं। तो यही मेनली कॉन्सेप्ट था नाम ट्रियाकल रखने का। ओके, बहुत खूब। शुभाशीष जी, हम जानना चाहेंगे कि स्टार्टअप को शुरू करने से पहले क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस करी? ऑफ कोर्स, मतलब चैलेंजेस तो था ही, क्योंकि देखिए हम टेक्निकल लोग हैं, ठीक है। उस टाइम पे हमें इतना ज़्यादा एडमिन का काम, इतना ज़्यादा फाइनेंस का काम उतना आता नहीं था। तो उस टाइम पे ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आए, ऐसे बहुत सारे नए नए चीज़ें आए। बट हमारे इंक्यूबेशन सेंटर, हमारे प्रोफेसर्स, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, इन्होंने हमें बहुत गाइड किया, इसीलिए जो है हम इसको स्टार्ट कर पाए। आपके टारगेट ऑडियंस या क्लाइंट्स कौन कौन से रहते हैं जिनके ऊपर आपका स्टार्टअप को लेकर मुख्य रूप से फोकस रहता है? देखिए नॉर्मली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपना नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना चाहता है वो हमारे टारगेट कस्टमर है। जैसे नॉर्मली बैंक्स तो बहुत उनका बहुत ही हाई ट्रांजैक्शन होता है, नेटवर्क बहुत सिक्योर होना चाहिए। बैंक्स है, हॉस्पिटल्स है, एयरपोर्ट्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, मतलब जिनके बड़े बड़े प्रोडक्शन नेटवर्क्स है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ऐसे बहुत सारे B2B जो लोग बिजनेस करते हैं, हमारा B2B सेल्स मॉडल है। आपने अभी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बताएं, तो इन्हीं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को लेकर हम जानना चाहेंगे कि स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है। जो भी हमारे आसपास लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी हमारा इकोसिस्टम है, वो फिलहाल स्टार्टअप्स को लेकर कितना सहायक है? देखिए अगर आप आज से 10 साल 12 साल पहले जाओ, इंडिया में तो एज सच इकोसिस्टम कुछ था ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट इन द लास्ट 10 ईयर्स गवर्नमेंट के साइड से, ऑर्गेनाइजेशंस के, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साइड से ये बहुत अच्छे से इन्होंने जो है मैनेज किया। एटलीस्ट कुछ स्टार्ट तो हुआ है, इट्स इन अ डेवलपिंग स्टेज। जैसे फॉर एग्जांपल झारखंड में ही बीआईटी मिश्रा ने एक इनिशिएटिव लिया साइबर सिक्योरिटी का, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। फर्स्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया दैट हैज टेकन दिस इनिशिएटिव।
एंड वी आर वर्किंग विद BIT मेस्रा थ्रू IIT कानपुर। तो ये जो सब इनिशिएटिव्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस लेते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट करते हैं, इट इज़ एक्चुअली वेरी हेल्पफुल फॉर स्टार्टअप्स लाइक अस। ऊपर से क्या होता है कि इस मतलब बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे स्ट्रगल्स एंटरप्रेन्योर्स फेस करते हैं, बट आई थिंक दैट्स अ जर्नी। ऑफ कोर्स देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। आपने अलग अलग जगहों पे एग्जीबिशंस करे, तो किस प्रकार के एग्जीबिशंस थे ये, और इन एग्जीबिशंस का क्या रोल प्ले रहा आपके स्टार्टअप में? देखिए, कोई भी एग्जीबिशन अगर होता है ना, तो एग्जीबिशन से आपको दो ही चीज़ें मिलते हैं। एक तो लोगों से नेटवर्क करने का मौका मिलते हैं, अपना जो है नेटवर्क बढ़ाइए, सर्कल बढ़ाइए, जिससे जो है आप और ज़्यादा बिजनेस कर पाते हैं। और एक आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना है, पब्लिकली अपना प्रोडक्ट को पिच कैसे करना है, और किस तरीके से लोग उसको ले रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं, क्योंकि नॉट एवरीवन इज टेक्निकल, हर कोई टेक्निकल नहीं होता, राइट। तो आपको हर एक भाषा में कैसे समझाना है वो आप सीख जाते हो धीरे धीरे। हमने दुबई एक्सपो 2022 में हम गए थे। दुबई एक्सपो 2020 नाम था, कोविड के वजह से वो था। तो हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एज पार्ट ऑफ द DPIIT डेलीगेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें भेजे थे फुल स्पॉन्सरशिप दे के, और वहाँ पे जो है हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिला फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइड। ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस इसके लिए आपको। आपकी रेवेन्यू जनरेशन मॉडल्स कौन कौन से रहते हैं जिसके माध्यम से आप रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं अपने स्टार्टअप के लिए? देखिए, रेवेन्यू जनरेशन के मॉडल मेनली हमारा लाइसेंसिंग से आता है। ईयरली लाइसेंस होता है हमारे प्रोडक्ट का, जो हम चार्ज करते हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। हालांकि ग्लोबल कंपनीज जो चार्ज करते हैं हम उससे 10 गुना कम चार्ज करते हैं, क्योंकि ये मेड इन इंडिया है और रिसर्च इन इंडिया, थॉट इन इंडिया। हम रुपीज़ में बना के रुपीज़ में ही बेच रहे हैं, ना कि डॉलर में बना के रुपीज़ में बेच रहे हैं। ओके, अब फिलहाल में आपका ये स्टार्टअप किन किन प्लेसेस में ऑपरेंट है? सबसे पहला तो झारखंड में ऑपरेंट है। BIT मेस्रा के साथ हम बहुत ही एक्सटेंसिवली काम कर रहे हैं, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वर्क विद देम एज वेल। उसके ऊपर ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट्स है, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। तो हमारे पास एक सेट ऑफ क्लाइंट्स है, गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, सबके साथ हम काम करते हैं। सुभाशीष जी, हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ग्रांट्स या स्कीम्स का फ़ायदा अभी तक आपको मिल पाया है अपने स्टार्टअप को ग्रो कराने के लिए या एज एन इन्वेस्टमेंट? सबसे पहला हमें जो ग्रांट मिला था वो था DST का iHub ग्रांट फ्रॉम C3I Hub, which is under DST, Department of Science and Technology, under the NMICPS mission, National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical Systems। सबसे पहले वही ग्रांट मिला हमें IIT कानपुर की तरफ से। उसके बाद जो है हमने स्टार्टअप इंडिया से भी हमें ग्रांट मिला। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का एक स्कीम है DCIS करके, वहाँ से भी हमें जो है सपोर्ट मिला। तो गवर्नमेंट से हमें इनिशियल सपोर्ट काफ़ी मिला, उसके बाद ही हम जो है कुछ कर पाए, उसके बाद ही हम प्राइवेट इन्वेस्टर्स से बात कर पाए एंड रेवेन्यू कर रहे हैं। तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स से भी आपने इन्वेस्टमेंट रेज करी हुई है। फिलहाल में आपके साथ कितने लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं जिनको आपके स्टार्टअप के माध्यम से एक एम्प्लॉयमेंट मिल पा रही है? अराउंड 13 से 15 लोग अभी, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये जल्दी ही 20-25 हो जाएगा इन द कमिंग 3-4 मंथ्स, एंड सब कुछ अच्छा रहा तो मे बी more than 100 or 200 in the next coming years। Okay, तो ये किन किन मायनों में आपके साथ जुड़े हुए हैं, और इन सभी जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं इनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल किस प्रकार से है? देखिए, मल्टीपल वेज ऑफ शेयरिंग है। एक तो है आपका सैलरी, मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है हमारे। मतलब किन एम्प्लॉयज़ को आप सैलरी बेस्ड में रखे हैं, किन एम्प्लॉयज़ को वर्क बेस में रखे हैं, किन एम्प्लॉयज़ को कंसल्टेंट्स है उनको जो है हमने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा है। कुछ है जिनको हमने पूरा सैलरी बेसिस पे रखा है। कुछ है जिनको हमने जो है रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे रखा है कि वो कोई अगर क्लाइंट लाते हैं उसका एक रेवेन्यू शेयर मिलेगा। तो एंड वर्क बेस पे भी रखा है किसी को, कोई एक पर्टिकुलर काम हमें ज़रूरत है वो उसको आउटसोर्स कर दिया और हमने उसको एक पैसा दे दिया उसका। तो ऐसे 3-4 मॉडल्स है जिस पे हम काम करते हैं। ओके, और आपका रेवेन्यू उनसे शेयर हो रहा है? शेयर। सुभाशीष जी, हम जानना चाहेंगे कि जब भी आप किसी न्यू सिटी या शहर में अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए जाते हैं तो किन किन प्रकार के डाउट्स लोगों के मन में आते हैं?
देखिए आप रादर देन न्यू सिटी और न्यू स्टेट, हर जगह का अपना अलग टेस्ट होता है, एब्सोल्युटली डाउट्स अलग अलग होते हैं और लेवल अलग होता है। एब्सोल्युटली सबसे पहले तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होता है। तो कहीं पे भी कोई सेक्टर में भी आप जाओ तो मतलब आजकल तो मतलब वो जो कॉन्सेप्ट था न्यू सिटी न्यू स्टेट का, उससे ज़्यादा है कौन सा मार्केट पे आप फोकस कर रहे हो। BFSI मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, कौन सा मार्केट पे आप फोकस कर रहे हो। तो एक सवाल तो मतलब हमेशा क्या ही डाउट्स आते हैं लोगों के मन में हाँ, और आप उनको ओवरकम कैसे करते हैं? तो हमेशा ही एक ही मेन डाउट आता है कि हम यहाँ पे वल्नरेबल सिस्टम्स क्यों 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 लगाए। उसके बाद हम एक POC करते हैं, उनका ही जो प्रोडक्शन है उसका एक डमी में हम अपना प्रोडक्ट चला के उनके दिखाते डाउट्स हैं, को ओवरकम करने के लिए एक POC करते हैं, उनका of ही concept। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करते हैं और वहाँ पे हम चला के दिखाते हैं कि Via देखिए demonstration। हाँ वाया डेमोन्स्ट्रेशन। अब वो जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसके वो 3 महीने का आसपास होता है, उसके बाद वो उनका प्रोडक्शन में जा अगर जाता कन्विंस है हो तो दे तो कैन ही बाय योर जाता है। प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। आपका नेक्स्ट वे फॉरवर्ड विजन क्या है? अगले 5 से 10 सालों में आप अपने स्टार्टअप को कहाँ खड़ा देख पा रहे हैं? देखिए मेरा जो एम था ये स्टार्टअप बनाने का, वो सबसे पहला मेन कोशिश यही था कि हम इंडिया से एक बैक्ड बाय सॉलिड रिसर्च एक प्रॉपर डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी टूल बनाए। तो इन द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स हम यही चाहते हैं कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे इंडस्ट्री को, उसके गवर्नमेंट को, हमारे इंडिया के जो है फ़ायदा मिले, वो और ज़्यादा सुरक्षित हो। ऊपर से वी ऑल्सो वांट टू गो ग्लोबल, मतलब हम वी मेक इन इंडिया एंड वी सेल ग्लोबली, यही हमारा विजन है। और इंडिया को बाहर ग्लोबली ना ये रिलाई करना पड़े अपने साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स के लिए। एब्सोल्युटली। सुभाषिस जी, कोई एक संदेश जो न्यू स्टार्टअप्स के लिए आप देना चाहेंगे, जो किसी मास लेवल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक जेन्युइन आइडिया के साथ एक स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है? देखिए सबसे पहला तो यू हैव टू, आपको जो है आपके ऊपर खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। आपने जैसे ही खुद पे विश्वास किया वो हमेशा अटूट रहना चाहिए। उसके बाद आप आगे बढ़ो, अपना कंपनी इनकॉर्पोरेट करो। स्ट्रगल्स आएंगे, उस स्ट्रगल्स में भी आपको मतलब अपना मन डट कर आगे बढ़ना होगा। सुभाषिस जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।